प्रिय छात्रों छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष की जो सभी कक्षाएं मैंने ली हैं, रीतिकालीन काव्य पर ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न पत्र केंद्रित है। और कवि सेनापति जो कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें अंतिम कवि हैं जिन्हें पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आलम की कक्षा मैं पहले ही ले चुकी हूँ। कवि आलम जो आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे अंतिम कवि के रूप में निर्देशित हैं। और इसमें कवि सेनापति पर मैं कई कक्षाएं ले चुकी हूँ। और जैसा कि मैं सभी कक्षाओं में मैंने ऐसा किया है कि आपको जितने भी रीतिकाल के सभी कवि हैं, हमने प्रश्नोत्तर शैली में ही उन पर बात की है। कवि सेनापति का मैं एक काव्यात्मक परिचय पर हम ले चुके हैं, काव्यगत विशेषताओं पर हम कक्षा ले चुके हैं। और काव्य एक प्रश्न जो आपका बनता है कि कवि सेनापति रीतिकाल के कवि हैं या भक्ति काल के, इस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं। तो इन प्रश्नों पर हम बात कर चुके हैं। आज जो आपकी आप मान के चलिए कवियों को लेकर, तो आज मैं आपकी अंतिम कक्षा ही ले रही हूँ। उसके बाद हम दूसरी कक्षाएं लेंगे रीतिकाल पर ही। प्रश्नोत्तर जो आपका थोड़ा बहुत जो सिलेबस बचा है प्रथम प्रश्न पत्र का, काव्य दोष, काव्य गुण वगैरह, लेकिन आज जो मैं कक्षा लेना चाह रही हूँ वो सेनापति के प्रकृति वर्णन पर कक्षा ले रही हूँ। मेरा तो इच्छा थी कि उन 3 कक्षाओं में शायद काम आपका चल जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि सेनापति के प्रकृति वर्णन पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जितने भी ज़्यादातर जो पद सेनापति के लगे हैं, 2-3 को छोड़ के सब में प्रकृति वर्णन है। और अगर प्रकृति वर्णन की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम जो रीतिकाल के कवियों में सेनापति का लिया जाता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको जो परीक्षक है सेनापति के ऋतु वर्णन पर भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे सेनापति के प्रकृति वर्णन पर 100 उदाहरण निबंध लिखिए या 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। और किसी एक आलोचक की टिप्पणी पर भी, उनके कोड पर भी, उनके वक्तव्य पर भी आपको पूछा जाता है कि सेनापति ऋतु वर्णन करने में अग्रणी थे। उनके काव्य या उन जो पठित कविताओं के आधार पर, पठित पदों के आधार पर इस बात की विवेचना कीजिए। और आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का जो प्रथम प्रश्न पत्र सेनापति पर जो दे रखा है, सेनापति के प्रकृति वर्णन पर 100 उदाहरण निबंध लिखिए, पहला प्रश्न है। तो आपको इनके प्रकृति वर्णन पर पूछा जा सकता है, इसलिए मेरा इच्छा थी कि मैं आपको एक अलग से इनके प्रकृति वर्णन पर कक्षा ले सकूं। अब हिंदी साहित्य में आप विशेष देखिए, जब हम अब आप आधुनिक काव्य में अगली कक्षाओं में जो पढ़ेंगे, छायावाद के काल को हम प्रकृति वर्णन के लिए, जहाँ एक प्रकृति अलग सत्ता के रूप में परिभाषित होती है, वहाँ तो हम देखते हैं रीतिकाल के कवियों में और भक्ति काल के कवियों में प्रकृति वर्णन आता है। जैसे जायसी ने नक्शी का वो 12 मासा का जो प्रयोग किया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति आप देखिए एक मतलब भावनाओं को उद्दीप्त करने के काम ही आती है। ज़्यादातर कवियों ने ऐसा किया है। लेकिन सेनापति के यहाँ पर एक तो विशेष बातें हैं कि बाकी सारी चीज़ें हम बात कर गए हैं, अलंकारों पर हमने बात की है, बाकी सब चीज़ें, इनके यहाँ प्रकृति वर्णन मतलब ऋतु वर्णन इस हिसाब से पहली बार दिखाई देता है। और सेनापति के यहाँ पर जितनी भी मतलब उनका काव्य है उसमें सारे की ऋतुओं पर अलग वर्णन है। भक्ति की जो कविताएं हैं वो गंगा नदी को लेकर की गई हैं, सुरसरी को बखानते हुए करते हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है। अब जो हम ऋतु वर्णन की बात करते हैं, ऋतु वर्णन की परंपरा बेसिकली संस्कृत साहित्य से हमारे यहाँ पर आई है। और आपको मालूम होना चाहिए जो रीतिकाल का सारा काव्य है, कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य की प्रेरणा से ही उत्पन्न है। क्योंकि जितने भी नायिका भेद की जो बातें हैं या बहुत और भी जितने हमने रीति को लेकर हमने बहुत सारी जो बातें, नियम और उन सब की बातें हमने की हैं, रीति परंपरा परिपाटियों पर जिन पर भी हमने बात की, वो सब संस्कृत काव्य से आए हैं। तो प्रकृति चित्रण और जो ऋतु वर्णन की परंपरा है हिंदी साहित्य के अंदर जो आती है, वो संस्कृत से विरासत के रूप में यहाँ पर मिलती है। और संस्कृत साहित्य में भी प्रकृति का जो वर्णन किया जाता था वो उद्दीपन के विभाव से ही किया जाता था।
प्रकृति को केंद्र में रखकर नहीं कहा जाता था। लेकिन जब हम सेनापति की कविता को पढ़ते हैं, सेनापति के मुक्तकों को पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं मैंने ऐसी चीज़ नोटिस की, और आप भी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे एक इंडिपेंडेंट सत्ता के रूप में कहीं कहीं वो दिखाई देने लगती है। तो इसलिए जो और हिंदी साहित्य में वैसे ज़्यादातर या रीतिकाल में आप देखेंगे जो प्रकृति का जो आलंबन रूप में तो बहुत कम दिखाई देगा, उद्दीपन के रूप में ही चित्रण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति उनके मुक्तकों और उनके पदों के केंद्र में कई जगह पर दिखाई देती है। और रीतिकाल में आप देखेंगे सभी जितने भी कवि रहे हैं, उनका जो काव्य का केंद्र या तो नायिका नायिका भेद, नायक नायिका भेद, उनके श्रृंगार विलास, हाव भाव, उनकी मनोदशाएं, और उसके बीच में जो प्रकृति का वर्णन आ जाता है, थोड़े बहुत तो डालते जाते हैं, लेकिन मतलब उसको उद्दीपन सामग्री के रूप में करते हैं, अपनाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कम से कम नायिका के मनोभावों और उनके विलासों को उद्दीप्त करने के लिए इस तरह की वो बात करते हैं। लेकिन सेनापति इस विषय में अपवाद रहे। छायावाद की जो एक पूरी परंपरा इसी तरह की चली आ रही थी कि प्रकृति को एक मतलब आलंबन के रूप में ना लेकर उद्दीपन के रूप में लेते आते थे। लेकिन सेनापति का ये चीज़, जैसे मैंने कहा कि इनकी जब प्रकृति वर्णन जब आप पदों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति आलंबन के रूप में भी आती है, प्रकृति मुख्य केंद्र में आ जाती है। और उन्होंने क्या किया है, आपके पास जितने भी इनके पद हैं, ऋतुओं को लेकर बहुत सारे इसमें पद हैं। जैसे बसंत को लेके बहुत सारे हैं, सावन का, वर्षा को लेके बहुत सारे इनके पद हैं, हर मौसम को लेके इन्होंने पद बनाए हैं। तो इन्होंने जो षड ऋतुओं का वर्णन किया है अपने काव्य में, उसमें प्रकृति के को आलंबन के रूप में वर्णित किया है। छायावाद के अलावा, छायावाद तो आप बाद में पढ़ेंगे, रीतिकाल में पहली बार ऐसा होता है कि प्रकृति को आलंबन के रूप में वर्णित किया गया है। और दूसरा, ये पहली बार ऐसा दिखाई देगा, जैसा कि आप पद पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे इसमें। षड ऋतुओं का जो वर्णन सेनापति करते हैं, उन्होंने कई कई तरह के चित्र वहाँ पर निकाले हैं, बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। अब जैसे इनका अपने यहाँ पर जलद सावन के वाला जो पद है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा लगता है जो नायक है हमारे उस पद का वो पहाड़ है, वो बादल हैं बारिश से भरे हुए, उसकी जो तुलना करते हैं, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। बहुत सारे उनके वर्णन करते जाते हैं कि किस प्रकार नए नए जो जलद हैं सावन के कैसे दिखाई देते हैं, किस प्रकार वो घूमते हैं, और इस प्रकार मतलब सब प्राणी उनसे कैसे, मतलब यहाँ पर आप देखिए कि व्यक्ति का या किसी नायक नायिका का वर्णन वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। और दूसरा, मतलब इस तरह के जो यहाँ पर जो मजे की बात इसमें ये भी है कि नायक नायिका और बहुत सारे दूसरे विषयों में चमत्कार वर्णन की जो चमत्कार प्रियता जो दिखती थी, चमत्कार प्रदर्शन दिखाई देता था। सेनापति के यहाँ वो चीज़ नहीं दिखाई देती। सेनापति के यहाँ पर आप देखिए जब ये प्रकृति वर्णन करते हैं, बहुत इन्होंने सीधे सरल चित्र किए हैं, मार्मिकता उन चित्रों में आपको दिखाई देगी। आप जब उन पदों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति से एक जुड़ाव आप महसूस करेंगे। प्रकृति यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नायिका के मनोभावों में मतलब वियोग श्रृंगार की बात है तो प्रकृति के उनको वैसा लगने लगेगा कि प्रकृति भी सारी, मतलब वो बाकी कहते हैं कि तुम क्यों ठाड़े क्यों न जरे वाला भाव नहीं है कि सुंदर प्रकृति को भी जलने की जो कामना नायिका करती है, ऐसा भाव नहीं है। प्रकृति एक खुद नायक के रूप में या आलंबन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है। बहुत सारे वर्णन हैं आपके यहाँ पर। बसंत का वर्णन बहुत खूबसूरत है जब आप ऋतु वर्णन में जाएंगे आपके पदों में, और बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कक्षा की दृष्टि से भी। आप जब आप कक्षा में, मतलब कक्षा क्या, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका एक वर्णन है, मैं चाह रही थी कि टेक्स्ट बुक में आपका एक, जैसे बरन बरन तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लहियत है। अब अंतिम पंक्ति है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। तो बड़े सीधे सरल पद हैं और वो बड़े मार्मिक पद हैं और प्रकृति को आलम्बन के रूप में बनाया है। और इनके यहाँ पर रीतिकाल के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो प्रकृति को आलम्बन के रूप में वर्णित करना सेनापति के काव्य की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है।
दूसरा, प्रकृति को उद्दीपन के रूप में भी ये दिखाते हैं, क्योंकि रीति काल में और भक्ति काल में ये परंपरा रही थी। और ऐसे इनके यहाँ पर उद्दीपन विभाव जब उद्दीपन के रूप में दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए वो बहुत ही तीव्रता बहुत दिखाई देगी वहाँ पर, मतलब प्रकृति बहुत ही प्रभावित करने वाली दिखाई देगी। हालांकि ऐसे चित्रण इनके यहाँ बहुत कम है कि प्रकृति को इन्होंने उद्दीपन के रूप में दिखाया हो, लेकिन बावजूद उसके जब ये उद्दीपन के रूप में दिखाते हैं तो वहाँ पर जो उद्दीपन विभाव की जो तीव्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरा, जैसे इसमें पावस निकास ताते पायो अवकाश भयो वाला जो पद है, आप इसको देखिएगा, आई है शरद सुखदाई सब जीव को। तो यहाँ पर जो शरद की वर्णना है कि किस प्रकार सबको सुख देने वाली है, यहाँ पर मतलब खूबसूरत जो आकाश हो जाता है, हल्दी का रंग जो धान के खेत हो जाते हैं, इस प्रकार इन्होंने शरद का वर्णन किया है। शरद के आने की जो मूल भावना यहाँ पर प्रदर्शित है, लेकिन शरद को देखकर हरि की याद आ जाना, पिए की याद आ जाना, इसीलिए यहाँ पर उद्दीपन विभाव देखा जा सकता है। लेकिन बावजूद उसके भी प्रकृति स्वतः ही उद्दीपनकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी एक चीज़ है कि सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, इनके यहाँ पर बहुत ही प्रकृति को बड़े सूक्ष्म भाव से इन्होंने देखा है, प्रकृति की मतलब बहुत बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया है। और यही एक मूल वजह है जिसकी वजह से इनकी काव्य के अंदर जो प्रकृति वर्णन को हम पढ़ रहे हैं, बहुत बारीकी से वर्णन करते हैं, प्रकृति से पूर्ण अनुराग इनका दिखाई देता है। सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति की वजह से प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी बात ये छोड़ नहीं पाते हैं, और इसलिए उस समय की जो साहित्यिक परंपरा से अलग होकर इन्होंने कविताएं अपनी बात इन्होंने रखी है। और आपको अगर सूक्ष्म निरीक्षण पद्धति का आपको कोई भी उदाहरण आपको देना हो तो आपके टेक्स्ट में बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, खंड खंड शब्दिक मंडल जलद से, इस तरह के बहुत सारे आपके उदाहरण हैं। और ये जलद सावन के जिसकी मैंने अभी बात की थी, ये भी आपका बारीकी से अगर हम बात करें, सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें तो आपका ये स्पष्ट आप इसको देख सकते हैं। बसंत से जुड़ा हुआ कोई भी पद आप इसमें परीक्षा में लिख सकते हैं। अब जो अगला जो है तत्कालीन प्रभाव, अब साहित्यिक परंपरा से अलग तो इन्होंने कहा है, लेकिन अपने समय के मतलब इनका जो था तत्कालीन जो साहित्यिक परंपरा थी उसके प्रभाव में भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। और मतलब तत्कालीन प्रभाव, जैसे उस समय लोग आश्रयदाता की चाटुकारिता करते थे, काव्य रचना करना जो इनके यहाँ था, वो चीज़ें इनके यहाँ पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि इनके पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर कवि जो राजप्रसाद में जो चीज़ें हो रही हैं उसी के बारे में लिखा करते थे। तो इनका जो उस समय के जो प्रभाव की जो बात है, उस प्रभाव को इन्होंने केवल कहाँ पर लिया है, आप ये देखिए कि चाटुकारिता करना या अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करना या उनके वीरता का बखान करना या उनके आप एंटरटेनमेंट के लिए या उनके मनोरंजन के लिए नायिका भेद से के संबंधित ग्रंथ रखना, ये तत्कालीन प्रभाव सेनापति बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। सेनापति जिस प्रभाव को लेते हैं अपनी कविता में, वो कहीं ना कहीं उनके राजप्रसादों के अंदर जो प्रकृति या रूप सौंदर्य, जो प्रकृति का जो रूप सौंदर्य दिखाई देता है, उसका वर्णन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं। और बहुत सारे जो राजप्रसादों में जो वहाँ की फूलती फलती प्रकृति है वो भी इनकी दृष्टि से दूर नहीं रही है, तो इन्होंने वहाँ पर भी इस बात की है। और वहाँ भी प्रकृति से जुड़े हुए चित्र उकेरे हैं। राजमहल, राजप्रसादों का जो जीवन है, वहाँ पर प्रकृति किस तरीके से आती है, ये चीज़ें उनके काव्य में बिल्कुल देखने योग्य हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि इनकी जो प्रकृति वर्णन है उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है स्वाभाविकता, बहुत बड़ी बात है। इनके यहाँ पर ऋतु वर्णन में प्रकृति के जो भी चित्र दिखाई देते हैं, और तत्कालीन प्रभाव जिसकी मैंने बात कही, तत्कालीन प्रभाव से केवल इनके ऋतु वर्णन के चित्रों में स्वाभाविकता ही आई है, इससे कोई नकारात्मक प्रभाव इनकी प्रकृति चित्रों पर नहीं पड़ा है। और जो दूसरे रीतिकालीन जो कवि थे वो कहीं ना कहीं ऋतु के कष्टों से बचने के लिए विलास पर ज़्यादा करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल पूरा ध्यान एक स्वाभाविक ऋतु चित्रण पर किया है। और ऋतु वर्णन के नाम पर इन्होंने केवल श्रृंगार का वर्णन नहीं परोसा है, क्योंकि श्रृंगार वर्णन, ऋतु वर्णन के बहाने भी श्रृंगार वर्णन ही उस समय किया जाता था।
दूसरा इन्होंने इसको जो मैंने आपसे कहा कि इन्होंने प्रकृति का वर्णन एक आलंबन के रूप में किया है। इससे एक फायदा ये हुआ है कि प्रकृति के वर्णन को लेकर एक रसोन्मेष की दशा पाठक महसूस करता है, एक रस की अवस्था। केवल प्रकृति के सौंदर्य पर ही अभिभूत होकर पाठक का जो मन है, पाठक का चित्त है, पाठक रस दशा की ओर चला जाता है। और प्रकृति रस की जो हम बात करते हैं वो रीतिकाल में सिर्फ और सिर्फ सेनापति की यहाँ पर आपको दिखाई देगी। प्रकृति के कोमल भाव आपके दिखाई देंगे, प्रकृति के कठोर रूपों का बहुत अभाव है, वहाँ पर नहीं इन्होंने लिखा है। और कविता में इन्होंने क्या किया है कि प्रकृति के जो कोशिश की है कि स्वाभाविकता को बहुत ध्यान रखा है, प्रकृति के साधारण रूप चित्रों पर ज़्यादा ही दिया है ध्यान, और प्रकृति के जो काल्पनिक उड़ानों पर इन्होंने कोई भी बात नहीं की है। और राजाओं की विलासिता या राजाओं को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने कविता उस प्रकार की नहीं लिखी है। ऋतुओं का वर्णन जब ये करते हैं तो ऋतुओं का वर्णन सिर्फ ऋतुओं के वर्णन के लिए किया है, किसी प्रकार के उद्दीपन भाव से या कामोद्दीपन को बढ़ाने और घटाने को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। तो इस वजह से जो है कि प्रकृति वर्णन जो हम बात करते हैं, क्योंकि रीतिकाल श्रृंगार का युग था, आप देखिए तो सेनापति की परंपरा का निर्वाह करने वाले कवि बहुत कम थे। अकेले सेनापति हैं जिन्होंने प्रकृति को, शुद्ध प्रकृति पर भी काव्य लिखा है। और इसलिए जो प्रकृति वर्णन की जो बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो कवि हैं सेनापति ठहरते हैं। आज के लिए इतना ही। ये कक्षा आपकी लंबी हो गई है, लेकिन आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, देख लें। फिर हम आगे की कक्षाओं में रीतिकाल से जुड़े हुए और जो आपके लघु उत्तर आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।